आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट 4 है और इसमें आज मैं बताऊंगा कि किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके बगल में चुंबकीय क्षेत्र के मान को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक चालक तार है, ये एक चालक तार है और इससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा जो है इस साइड से, यहां से इस तार के अलॉन्ग जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इस तार से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अब इस तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब किसी तार से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसकी दिशा क्या था, हमने उसमें चर्चा किया था कि किस साइड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा और किस साइड डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसकी चर्चा मैंने की थी। आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसके आगे तो ऑस्टेट, जैसा कि आप लोगों को मालूम हो चुका है कि जब किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक के चारों ओर सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं रहता है। चालक के चारों ओर सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन एक आवेशित कण जब गतिशील होता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी रहता है और चुंबकीय क्षेत्र भी रहता है। लेकिन जब किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर जो है सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, इस पर जो है प्रयोग किए थे ऑस्टेट नामक वैज्ञानिक ने। जब ऑस्टेट नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया तो प्रयोग में उन्होंने पाया, प्रयोग में उन्होंने क्या पाया उसकी मैं चर्चा पहले कर दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। प्रयोग में उन्होंने देखा ये जो तार है, इस तार के सीध में चुंबकीय क्षेत्र का जब मान उन्होंने निकाला तो 0 आया। इस तार के सीध में चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला, 0 आया। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, इस तार के चारों ओर सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र नहीं था। पॉइंट नंबर थर्ड, इस चालक तार के ठीक लंबवत दिशा में जब चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला गया तो अधिक आता था। लंबवत दिशा में, जैसे ये तार है, इस तार की देखो लंबवत दिशा यहाँ है, अगर हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो अधिक आएगा। लेकिन हम यहाँ पर निकालेंगे इस तार के कारण तो कम आएगा, फिर हम यहाँ पर निकालेंगे तो कम आएगा, फिर इसी सीध में निकालेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम आता है। यानी यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, इसकी जो प्रमुख बात थी ऑस्टेट साहब का जो प्रमुख बात थी उसकी अगर हम बात करें तो पहला था इसमें कि तार के अनुदिश B बराबर 0, तार के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। दूसरा नंबर, तार के किसी भी बिंदु पर B बराबर 0, तार के इस तार के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जब हम आपसे पूछेंगे, हम पूछेंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसके सीध में, यहाँ पर, इसके पीछे सीध में, तो इसके सीध में, इस तार के सीध में सभी स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो तार के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0, तार के अनुदिश, अनुदिश का मतलब इसके सीध में, इसके सीध में आगे हो या पीछे हो सभी स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। उसके बाद तार के लंबवत दिशा में B का मान अधिकतम होता है। अधिकतम होता है और तार के चारों ओर सिर्फ B जनरेट होता है। B का मान रहता है। मतलब ये जो हमने चार्ट बनाया, ये चार्ट हमने जो बताया, ये चार्ट, ये इसमें हमने आपको बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो तार के सीध में, इस तार के सीध में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है
पीछे हो चाहे आगे हो, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तार के लंबवत दिशा में B का मान सबसे अधिक होता है और तार के चारों ओर जो सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह बात जो है ऑस्टेड नामक वैज्ञानिकों ने बताया। जिस समय ये बात बताया गया था उसी समय 10th क्लास में पढ़ाई करने वाला कुछ छात्र थे, जो तीनों दोस्त थे, बायोट, साबर्ट और लाप्लास। ये तीनों दोस्त थे, बायोट, साबर्ट और लाप्लास। जब ये इन तीनों व्यक्तियों के कान में ये बात गया कि ऑस्टेड साहब ने बताया कि किसी चालक तार से जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब ये बात तीनों को गया, तीनों व्यक्तियों के कान में गया, बायोट, साबर्ट और लाप्लास के माइंड में ये बात जब गया कि चालक तार से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उन्होंने ठान लिया कि मैं बायोट, साबर्ट ये और ऑस्टेड नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये नहीं बताया कि किस सूत्र से आप इस तार के बगल में इस पार या उस पार, सिर्फ उन्होंने बताया कि इसके सीध में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, इसके अनुदेश में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि इसके लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है, इसकी ओर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, चाहे इधर की ओर आओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है, लंबवत दिशा में अधिक होता है। लेकिन इसको ज्ञात करने का उन्होंने कोई तरीका नहीं दिया। ऑस्टेड साहब ने इसका कोई तरीका नहीं दिया। बाद में चलने के बाद बायोट, साबर्ट और लाप्लास ने एक फार्मूला दिया। उस फार्मूला के द्वारा, उस सूत्र के द्वारा जो है बायोट, साबर्ट और लाप्लास ने एक सूत्र बनाया और सूत्र के द्वारा जो इस चालक तार से जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके बगल में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, इसको ज्ञात करने का उन्होंने एक नियम दिया। और उसी सूत्र के द्वारा जो हम चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करते हैं उसी को बोलते हैं बायोट, साबर्ट का नियम। बायोट, साबर्ट का नियम। तो बायोट, साबर्ट का नियम क्या है? बायोट, साबर्ट का नियम जो है वह एक फार्मूला है, एक सूत्र है, जिस सूत्र के द्वारा आप जो है किसी चालक तार से जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो आप उस सूत्र का प्रयोग करके तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र के मान को आप ज्ञात कर सकते हो। या यानी किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके नियर अबाउट, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, इसको ज्ञात करने का एक सूत्र स्थापित किए और उस व्यक्ति का नाम था बायोट, साबर्ट और लाप्लास। बायोट, साबर्ट और लाप्लास। इसलिए कुछ बुक में देखोगे तो बायोट, साबर्ट का नियम लिखा हुआ रहेगा, कुछ बुक में देखोगे तो बायोट, साबर्ट और लाप्लास का नियम लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरह से जो है हमने आपको भी बताया कि किसी चालक तार से जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह बात ऑस्टेड साहब ने बताया, लेकिन उसको ज्ञात करने का उन्होंने कोई फार्मूला नहीं दिया। और ऑस्टेड साहब ने यह भी बताया कि तार के सीध में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो 0 होगा, तार के चारों ओर सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तार के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होगा, तार की ओर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा। ये बात जब बायोट, साबर्ट और लाप्लास के माइंड में गया तो उन्होंने ठान लिया कि मैं एक ऐसा फार्मूला बनाऊंगा जिस फार्मूला के द्वारा ऑस्टेड साहब जो बातें बोल रहे हैं वो वैलिड हो। तो उन्होंने फार्मूला बनाया। किसने? बायोट, साबर्ट और लाप्लास ने। तो हम देखते हैं कि बायोट, साबर्ट, लाप्लास का वो नियम क्या है। तो बायोट, साबर्ट, लाप्लास का जो नियम है वो क्या है? वह हमें बताएगा किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस चालक के बगल में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप याद रखो कि बायोट, साबर्ट नियम का जब आप प्रयोग करोगे तो बायोट, साबर्ट नियम का जो प्रयोग होगा वह सिर्फ एलिमेंट्री वायर के लिए प्रयोग होगा। मतलब तार का एक छोटा सा हिस्सा के लिए, तार का एक छोटा सा टुकड़ा के लिए विचार करोगे। फिर से हमारी बात समझ ले। बायोट, साबर्ट नियम का जो प्रयोग करोगे वो किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है
तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसको ज्ञात करने में हम बायो सावर्ट का नियम का तो उपयोग करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि बायो सावर्ट का नियम एक्चुअली है क्या। तो बायो सावर्ट नियम जो है वह एक धारावाही चालक तार के अल्पांश यानी धारावाही चालक तार के छोटा सा टुकड़ा पर आधारित है। यानी ये तार का अगर टुकड़ा है, इसमें से हम एक स्थान पर छोटा टुकड़ा हम लेंगे, तार का छोटा टुकड़ा लेंगे। तो तार का हमने छोटा टुकड़ा ले लिया, ये यहां से लेकर यहां तक जो है, ये जो है ये हमने तार का छोटा सा टुकड़ा लिया, ये डीएल तार का छोटा टुकड़ा लिया, और ये हो गया वेक्टर। क्योंकि विद्युत धारा का जब प्रवाह होगा और ये लंबाई होता है अदिश, लेकिन हम जब छोटा लंबाई की बात करते हैं तो वो होता है सदिश। ये हो गया तार का जो टुकड़ा है, ये सदिश राशि हो गई। और इस तार के टुकड़ा की दिशा हमेशा उस और होगा जिस दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। विद्युत धारा का प्रवाह अगर इधर होता है तो इस डीएल का दिशा इधर की ओर होगा। विद्युत धारा का प्रवाह अगर इधर होगा तो डीएल का दिशा इधर होगा। क्लियर? तो बायो सावर्ट का नियम किस पर आधारित है? धारावाही चालक तार के अल्पांश पर, धारावाही चालक तार के अल्प लंबाई पर आधारित है। तो ये अल्प लंबाई हम सबसे पहले हम इसमें दिखा दिए, वो क्या है? डीएल है। अब इससे करंट फ्लो हो रहा है आई। अब इसके किसी पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र को मान को ज्ञात करना, यहां पे। तो अगर यहां पर ज्ञात करना है तो इसको डॉट लाइन से मिलाएंगे। कितना दूरी पर हम ज्ञात करना चाहते हैं? ये हम इतना दूरी पर ज्ञात करना चाहते हैं तो इसको बोलेंगे आर वेक्टर। ये तो इस फिगर में जरा देखो, इस तार से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। इसकी अल्प लंबाई को डीएल पर हम लोग विचार किए, और हम यहां से कितना दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र के मान को, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा उसको हम लिखना चाहते हैं। तो ये डीएल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, दोनों का बीच का कोण ये थीटा है। तो अब प्रयोग से क्या देखा गया? प्रयोग से देखा गया, प्रयोग से देखा गया यहां पर चूंकि तार अल्प लंबाई की है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अल्प होगा। तो अल्प चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है डीबी, इस पी बिंदु पर जो अल्प चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसके समानुपाती होगा। विद्युत धारा अगर अधिक प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर अधिक उत्पन्न होगा। विद्युत धारा का प्रवाह इसमें कम होगा तो यहां पर अल्प चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो कम होगा, यानी विद्युत धारा के समानुपाती होता है। पहला। दूसरा, तार अगर हम अधिक लंबाई का लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान पी पर अधिक होगा। तार अगर हम कम लंबाई का लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम आएगा, यानी तार की लंबाई के भी समानुपाती होता है। तीसरी बात, प्रयोग में ऑस्टेड साहब ने देखा था कि तार के लंबवत दिशा में जब जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है, और तार के जैसे जैसे सीध में जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटते घटते तार के जब सीध में चले जाते हैं तो जीरो हो जाता है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो कोण था वह कोण साइन के अनुसार अपना मान ले रहा है, साइन के अनुसार। क्योंकि साइन थीटा में जब आप 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर जाओगे तो उसका मान धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, लेकिन 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाओगे तो उसका मान बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब है कि इस दोनों यानी डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच जो कोण बनता है उसका साइन का समानुपाती होता है, यानी समानुपाती साइन थीटा। ये समानुपाती साइन थीटा, और ये बिंदु है और ये बिंदु है, इस दोनों के बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी 1/r²। यही जो है बायो सावर्ट का नियम है। इस सभी का अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो आएगा dB समानुपाती I dl साइन थीटा बटे r²। यहां पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक ये देते हैं I dl साइन थीटा बटे r²। ये ही जो आपके सामने प्राप्त हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं बायो सावर्ट का नियम। और जहां के एक नियतांक है, जहां के बराबर कांस्टेंट, इसको हम लोग चुंबकशीलता कहते हैं,
के को बोलते हैं, और तो जहां के एक नियतांक है और इसका मान आता है के बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई। म्यू नॉट बट्टे 4 पाई के का मान आता है म्यू नॉट बट्टे 4 पाई, और इसका यूनिट हो जाएगा, इसका अगर हम यूनिट ज्ञात करना चाहते हैं, इस के का यूनिट अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हो जाएगा यहां पर टेस्ला मीटर स्क्वायर बट्टा एम्पियर मीटर। तो ये इसको कैंसिल करने के बाद आएगा म्यू नॉट बट्टे 4 पाई टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ये किसका मान होता है? के का मान होता है SI पद्धति में। ये जो के है समानुपाती नियतांक जिसको बोलते हैं, ये के है, इस के का मान आता है म्यू नॉट बट्टे 4 पाई टी मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर, फिर इसको सॉल्व करने के बाद टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, और इसको बोलते हैं चुंबकशीलता। ये म्यू नॉट को बोलते हैं चुंबकशीलता। ये म्यू नॉट को बोला जाता है चुंबकशीलता और के को बोला जाता है समानुपाती नियतांक। डीवी बराबर होता है के आइडियल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर, और के का मान होता है म्यू नॉट बट्टे 4 पाई टेस्ला मीटर स्क्वायर बट्टे एम्पियर मीटर। कैंसिल करेंगे ये मान आएगा, और ये जब सारा मान हम रख देते हैं तो डीवी बराबर हमें सूत्र प्राप्त होता है म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। और इसी सूत्र का हम बार बार उपयोग करते हैं, इसी सूत्र का हम लोग बार बार उपयोग करते हैं। ये हो गया आपके पास बायो-सावर्ट नियम, बायो-सावर्ट का नियम। ये बायो-सावर्ट का नियम आपने देखा, डीवी बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर, डीवी बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। ये बायो-सावर्ट का नियम है। और बायो-सावर्ट का नियम का उपयोग हम कहां करते हैं? पहले ही हम बता चुके हैं, किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, इसको ज्ञात करने के लिए बायो-सावर्ट का नियम का हम लोग उपयोग करते हैं। और बायो-सावर्ट का जो नियम है वो तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए ये नियम है। जिस प्रकार एक थर्मामीटर, किसी व्यक्ति को बुखार लगा है कि नहीं है, बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार किसी चालक तार से जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके नियर अबाउट, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है उसको ज्ञात करने के लिए हम बायो-सावर्ट के नियम का उपयोग करते हैं। और ये डीवी बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर सूत्र का उपयोग करते हैं। अब जब हमें सीधा धारावाही चालक तार होगा तो हम उसमें इस बायो-सावर्ट नियम का उपयोग करते हैं, और उसका जब इंटीग्रेशन करते हैं पूरे तार के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हो जाता है। उसी प्रकार अगर सर्कुलर वायर है, वृत्ताकार धारावाही चालक तार है, और तब हमें उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को मान को ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, तो हम उसमें जो है बायो-सावर्ट के नियम का उपयोग करते हैं, और फिर हम वहां पर इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरे वृत्ताकार धारावाही चालक तार के कारण हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हमने मुख्य रूप से चर्चा किया बायो-सावर्ट का नियम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।